व्यथित मन और भारी दिल लिए थके हुए कदमों को लगभग घसीटती और भागती हुई अनुभा ने दौड़कर ट्रेन पकड़ी, जो बस प्लेटफॉर्म पर रेंगने ही लगी थी। एक कंधे पर पर्स, दूसरे पर एक छोटा बैग और हाथ में एक भारी भरकम बैग लिए अनुभा डिब्बे में बैग घुसाने की जद्दोजहद में हांफने लगी थी। तभी एक सज्जन ने आगे बढ़कर उसका सामान चढ़ाने की मदद की। कमाल करती हैं आप मैडम, यूँ चलती हुई गाड़ी में चढ़ना क्या सही है? आप खुद को 16 साल की लड़की समझ रही हैं क्या? 60 की उम्र में है मास्टर। माना आपने मेरी हेल्प की है, उसके लिए थैंक यू, पर आपको ये हक किसने दिया कि आप मुझे इस तरह से बातें करें? आपको तमीज़ नहीं है औरतों से बात करने की? एंड बाय द वे, 60 की नहीं हूँ, सिर्फ 52 की हूँ। अनुभा संभावती बोल पड़ी। उम्र की बात पर महिला कभी चुप रह सकती है? उनसे अहम को ठेस जो लग जाती है। कितने दुख और गहरी पीड़ा से गुजर रही थी अनुभा, फिर भी स्वयं को शांत करने का भरसक प्रयास कर रही थी। IFF सॉरी मैम, वेरी आपकी सीट कौन सी है? अनुभा टिकट निकाल कर नंबर देखते हुए बोली। ओफो, ऊपर की सीट मिली है। इस उम्र में मैं कहाँ ऊपर चढ़ पाऊंगी। रात इतनी हो रही थी कि सब सो रहे थे, वरना किसी से सीट चेंज करवा लेती। वो मायूस होकर सिर पकड़कर साइड की सीट पर बैठ गई। तभी वो सज्जन बोले पड़े, अगर आप चाहें तो मैं सीट एक्सचेंज कर सकता हूँ। आप जिस सीट पर विराजमान है वो इस नाजित की सीट है। ओ है, मगर आपको भी तो परेशानी होगी। आप 60 साल की उम्र में भला कहाँ ऊपर चढ़ती फिरेंगी? वह व्यक्ति भी शायद उसका उम्र सफ ही रहा होगा। उनको भी महसूस हुए नस्ले पर दहरा मारा। वो भी हंस पड़ा। कितना अजीब बात है ना, न जान पहचान फिर भी इतनी बेतकल्लुफ़ी वो की समय में, और वो भी एक अजनबी से। अनुभा स्वयं के इस बर्ताव पर हैरान हो गई। उसे स्वयं पर ग्लानि हुई और वो फिर से गम में गुहा में कैद हो गई। सामने वाले व्यक्ति से अविश्वासिक सवैया अपने हुए उसने चेहरे पर गंभीरता का लवाद्य ओढ़ लिया। वो सज्जन बड़े ध्यान से अनुभा को देख रहे थे। ट्रेन के नाइट वाले में भी अनुभा की आंखों में पीड़ा स्पष्ट दिख रही थी। वो भी संजीदा देते हुए अनुभा को दुख के भाव में बह जाने दे रहे थे। शायद वे प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो अपना दुख उन्हें बांटेगी या कुछ देर में स्वयं संभल जाएगी। लेकिन वो भला मुझे जैसे अजनबी से दुख क्यों बांटेगी? जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान, वो सोचने लगी। वो बस चोर नजरों से उसको ताकने रहा। अनुभा सिर टिकराए हुए पल आंखें बंद किए बैठी रही। फिर अचानक से बोल पड़ी, आपका बहुत बहुत आभार मिस्टर सॉरी, मैंने आपका नाम पूछा ही नहीं। माई सेल्फ आशीष राणे, एक मनोचिकित्सक हूँ। सॉरी, आपने भी अपना परिचय नहीं कराया, उसने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। जी माई सेल्फ अनुभा। उसने बढ़े हुए हाथ देकर वह संकोच में बढ़ गई। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर लिए। आशीष हो करके हंस दिए। आजकल कुछ लोगों के लिए ये रूटीन सी बात होती है, पर आम भारतीय महिलाओं को थोड़ी हिचकिचाहट होती है किसी पुरुष के साथ हाथ मिलाने में। जब अनुभा ने उसे घूर कर देखा तो आशीष सकपकाते हुए माफी मांगने लगे। उन्होंने भी आदर भाव से हाथ जोड़ दिए। अच्छा अनुभा जी, आप आराम से सो जाइए, मैं ऊपर जाता हूँ। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो वरना थोड़ी देर गपशप करते हैं। अरे नहीं नहीं आशीष जी, नींद तो खैर अभी नहीं आ रही, पर रात का 1 बज रहा है और अभी यात्री सो रहे हैं। इसका दुगला छोड़कर सब एक्सीडेंट हो जाएंगे। चाय पियेंगे आप? चाय इस वक्त चाय कहाँ मिलेगी? कोई स्टेशन आएगा तभी तो मिलेगी ना। डोंट वरी अनुभा जी, हम फिरोजी के पास सब इंतजाम रहता है, उन्होंने बैग से थर्मस निकालते हुए कहा। फौजी, आपने तो अभी कहा था कि आप एक डॉक्टर हैं। जी हाँ, मैं डॉक्टर हूँ, पहले फौज में था कुछ में, फिर भी RF के लिए हम अनुभव से हिचकिचाते हुए चाय का कप ले लिए। सोच रही थी कि इस अजनबी पर भरोसा करूं या नहीं। शक्ल से तो यह शरीफ लग रहा है, और फिर वैसे भी मेरे पास है ही क्या जो ये लूट लेगा। जरूरत भर का सामान है, साथ में कुछ कपड़े, बर्तन और घरेलू छोटी मोटी वस्तुएं। विधाता भी जाने कैसे कैसे दिन दिखाता है। अब इस उम्र में घर के बेघर कर दिया।
फिर से एक नीड बनाना होगा, अकेले गृहस्थी कैसे बना पाऊंगी। इससे आगे वो सोच नहीं पाई या सोचना ही नहीं चाहती थी। वो अपना दुख किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। वो चुपचाप चाय के सिप लेती रही। थोड़ी नॉर्मल होते हुए वह बोली, आज तो आपने मेरी नींद भगाने का पूरा इंतजाम कर दिया है आशीष जी। आपने अपने मतलब के लिए, मतलब किसी मतलब के लिए, सॉरी आई डिस्टिंट गेट इट मैम। मेरे कहने का मतलब है गपशप के लिए। अब भाई रात के 1 बजे चाय पियेंगे तो नींद तो उड़ ही जाएगी ना। ओह आई सॉरी। खैर मेरे साथ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप रहने दीजिए। अरे नहीं नहीं ठीक है, चल जाता है कभी कभार। वैसे भी काफ़ी लंबा सफ़र है, बातें करते हुए आसानी से कट जाएगा, सोते सोते भी कट जाता है। अंकल आंटी काहे पूनम नींद खराब कर लेना है आप लोग। एक यात्री ऊपर के बर्थ पर कंबल से झाँक कर बोला। ओहो सॉरी सॉरी जवाब, आप सो जाइए। चाय पीकर थोड़ी देर बाद आशीष भी ऊपर के बर्थ पर जाकर लेट गया। उन दोनों अजनबी यात्रियों की आंखों में नींद नहीं थी। वे दोनों अपने अपने अतीत के गालियों में विचरण करने लगे। 5 वर्ष पूर्व अनुभा विधवा हो गई थी। उनके पति आनंद का एक रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया था। अमेरिका में बस चुके बेटे बहू पत्नी की मृत्यु के समय नहीं आ पाए। लगभग 1 माह पश्चात आए थे, तब 1 महीने रह के गए थे। विराट यही नाम था उसके बेटे का, जिसको उच्च शिक्षा दिलाने के लिए अनुभव के पति ने जी तोड़ मेहनत की थी। फिर उच्च शिक्षा हेतु अमेरिका भेजा था। पढ़ाई के साथ साथ वही जॉब करते हुए विराट ने वहीं पर बसी एक भारतीय लड़की से शादी कर ली। अमेरिकन नागरिकता से मिल गई थी। शादी करके वह वार्णिका को माँ बाप से मिलवाने लाया था। पति पत्नी विराट के अचानक इतने बड़े कदम को देखकर हस्तप्रत रह गए। शादी के बारे में न पूछा न बताया, इस दुल्हन लेकर आ गए दवार पर। पति पत्नी क्या करते, समाज में शादी की मान्यता दिखाने के लिए उन्होंने वह समारोह रखा। सुंदर पति वधू को देखकर सबने बहुत प्रशंसा की। लगभग 15 दिन रहकर वो वापस अमेरिका रवाना हो गई। इकलौती संतान के अपेक्षा पूर्व रवैया को देखकर आनंद एकदम टूट गए थे। बेटे के हट पर उसे विदेश भेजने के लिए उन्होंने घर में गिरवी रख दिया था। बेटे के वादा किया था कि जॉब लगते ही वो यह घर छुटवा लेगा। जॉब लगने के बाद कुछ महीने तक ही उन्होंने रुपये भेजे गए, कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देते, मटोल कर देते। एक ऐसा समय अनुभव उनको धीरज बताती रही। बैंक वालों के तड़ाके भड़ाके जा रहे थे, यहाँ तक कि घर कुकी होने के कगार पर आ गया था। विराट का फोन लगातार बंद जा रहा था। वहाँ बस एक परिचित से उसका पता करवाया तो पता चला कि पुराना घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट कर गए। फोन नंबर भी बदल लिया है। शायद हताश होकर आनंद गांव की पुरस्थित जमीन बेचने पर मजबूर हो गए। गांव के प्रधान एक भले आदमी थे। उन्होंने उचित दाम पे वो जमीन खरीद ली। कुछ पैसे कम पड़े तो अनुभा ने अपने जेवर बेचने की पेशकश की। तब आनंद बच्चों के समान रोने लगे। अनुभा ने डांडस बंधाया, वैसे भी जेवर अलमारी की शोभा ही बढ़ाते हैं, मैं कौन सा उन्हें पहनती हूँ। अगर आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी इतनी आकर्षित और असली लगती है, असली सोने से भी मात कर देती हैं। आप चिंता मत करो, गहने होते ही बुरे वक्त के लिए हैं। अनुभा के समझने पर आनंद आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने अपना घर छुटवाकर अनुभा के नाम कर दिया। समय बीतता गया। विराट या वार्णिका ने पलट कर माँ की खबर न ली। अनुभा और आनंद ने भी पुत्र के बगैर रहना सीख लिया था कि अचानक बादशाह हो गया। विधि के खेल भी निकलते हैं। रिश्तेदारों और शुभचिंताओं ने मिलकर आनंद जी का एक अंतिम किया। 13वीं होते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए। इतने बड़े घर में अनुभा अकेली रह गई। पिता के निधन के महीने भर बाद अचानक से बेटे बहू आ गए। अनुभा पत्थर प्रतिमा बनी शांत बैठी थी। उसके भावहीन चेहरे से उसके दिल का हाल उजागर नहीं हो पा रहा था। न वो रोई, न कोई सिसकाई, न ही गुस्सा किया। अपने में गुम वह ये मंत्र अपने चाय बनाती
पी लेती और अपने कमरे में बंद हो जाती। भोजन कभी बनाया कभी नहीं बनाया। पड़ोस वाली मिसेज मेहनता कामवाली के हाथ खाना भिजवा देती, जिसे कभी वह खा लेती तो कभी वापस भिजवा देती। आनंद के जाने के बाद मेहनता दबदबे के अनुभव का ख्याल रख रहे थे। मिसेज मेहनता ने विराट की खूब क्लास ली। वो तमाम परेशानियां गिनाता रहा, सो बहाने थे उसके पास। उसने कहा, पापा की मृत्यु के बारे में मुझे अभी कुछ दिन पहले ही पता चला है। यदि पहले पता चलता तो क्या मैं उसके अंतिम संस्कार में शामिल न होता। मेहनता आंटी, ये हमारे घर का मामला है, आप बीच में न बोले तो अच्छा होगा, वरना मुझे एक बदतमीजी हो जाएगी जो आपको बुरा लगेगा। वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया, खूब नाम रोशन कर रहे हो भाई साहब और अनुभव भाभी जी का। इतने दिनों वो कैसे घुट घुट कर जी रहे हैं इसकी भी साक्षी हूँ। मैं तब तक यहाँ नहीं जाऊंगी जब तक कि तुम ये गारंटी नहीं देते कि तुम भाभी जी को अपने साथ ले जाओगी या खुद यहाँ उनके साथ रहोगी। इस उम्र में मैं वे अकेली कैसे रहेंगी। मिस्टर मेहता भी तब तक आ गए थे। उन्होंने भी शख्स लहजे से विराट से अनुभव के लिए आशीर्वाद मांगा। अब विराट सब का गया। उन्होंने कहा, मैं माँ का वीजा बनवा रहा हूँ, उसके टाइम लगेगा, मैं ज़्यादा दिन अभी नहीं रह सकता, मैं आता जाता रहूँगा, आप तब तक उनका ख्याल रखें लेना। मैं पैसे भिजवाता रहूँगा, जैसे भी वीज़ा बन जाएगा मैं वाह को अपने साथ ले जाऊँगा। अरे नहीं बेटा, बात पैसे की नहीं है, इसमें तुम्हारी माँ को सबसे ज़्यादा तुम्हारे प्यार व साथ की और देखभाल की ज़रूरत है। इससे वर्षों का साथ है हमारा और भाभी का। इंसानियत के नाते इतना तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन तुम जल्द से जल्द इनको अपने साथ ले जाओ, इन्हें अब तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। भाई साहब के जाने के बाद एकदम चुप सी हो गई है। और हाँ, इस घर में तुम चिंता मत करना कि मैं किसी एक्सीडेंट को बात करके इसे अच्छे दाम में किराए पर उठवा दूंगा। भाभी जी, एक अकाउंट में किराया आता रहेगा। अरे नहीं नहीं अंकल, घर के लिए मैंने पहले ही कह दिया है, हमारे जाने से पहले ही किराया उठ जाएगा। ऊपर वाले पोरस पर एक कनस किचन लेबलिटी बाथरूम हम अपने लिए रख लेंगे। जब कभी यहाँ आया करेंगे तभी रुका करेंगे। अभी माँ वहाँ रह लेगी। नीचे का पोर्शन किराए पर उठ जाएगा। हमारे जाने से पहले कब जा रहे हो तुम? अनुभव ने इतने दिनों में आज पहली बार मुँह खोला। विराट की बातें सुनकर और बहू की सीमा का अनुभव धीरे धीरे समानता हो चली, जिंदगी की तरफ लौटने चली थी। इस बार वानिका का अलग ही रूप देखा था। अनुभव ने बड़े मायोग से सास की सेवा कर रही थी। बेटे ने भी बहुत ख्याल रखा। अगले हफ्ते माँ तो बहू को छोड़ जा रहा। बेटा, मैं अकेली कैसे रहूँगी इतने दिन? माँ, हमारी मजबूरी समझो, हम ज़्यादा दिन तक नहीं रुक सकते, वहाँ काम भी होता है। और वानिकी ने भी नई जॉब ज्वाइन की है, तो उसे तो बिल्कुल भी छुट्टी नहीं मिल सकती। अच्छा, अनुभव ने मायूस होकर कहा और अपने कमरे में चलेगी। विराट ने अनुभव का जरूर सामान उठा शिफ्ट कर लिया था। बाकी नीचे फर्नीचर व अन्य सामान सहित घर किराए पर उठवा दिया। नए किराएदार अभी आए ही थे। विराट ने किराए के एग्रीमेंट पेशवर्ड पर अनुभव के हस्ताक्षर करा लिए। 2 बंदे आकर घर देख गए। विराट ने कहा कि इनके परिवार में कोई हादसा हो गया है, इसलिए ये लोग हफ्ते हफ्ते शिफ्ट होंगे। विराट और वानिका अमेरिका वापस चले गए। चातक पक्षी की भांति अनुभव की प्रतीक्षारत आंखें दिल रेन गेट पर ही लगी रहती। कभी उनको गेट खटकने की आवाज़ आती तो दौड़कर बालकनी में देखने आ जाती, फिर निराश होकर बैठ जाती। मिसेज मेहता अक्सर उनके पास आ जाती करती, खाने की कुछ स्पेशल चीज़ें बनाती तो अनुभव को ज़रूर खिलाती। नए किराएदार थोड़े बहुत सामान के साथ घर में शिफ्ट हो गए थे। ज़्यादातर सामान तो यह था कि कुछ अजीब से लोग अनुभव को वो लोग 2 लंबे चौड़े मध्य आयु के पुरुष, एक महिला जो उनसे एक ही पत्नी थी शायद। किशोर वह की एक लड़की भी थी। अजीब रूख वाले एक व्यक्तित्व के लोग थे। उन्हें देखकर अजीब सा एहसास होता था, ये किन लोगों को मकान दे दिया है किराए पर इस लड़के ने। अनुभव ने मिसेज मेहता से अपने दिल की बात कही। हाँ अनुभव भाभी, मुझे भी ये लोग सही नहीं लग रहे हैं। आप विराट को फ़ोन करके पूछना, सुबह से कर रही हूँ, उनका फ़ोन बंद जा रहा है।
अनुभा ने चिंतित होते हुए कहा, आप परेशान न हो भाभी, हम लोग तो हैं ही आपके पास। मैं इनको बोलूँगी विराट को कंट्रोल करे। अभी किराएदारों को आए 2 दिन ही हुए थे कि अनुभा पर मानो दुष्प्रसाद हुआ। जब नए किराएदार दान उन्हें घर खाली करने को कहा, सुनकर अनुभा सन्न रह गई। दरअसल विराट ने एक्सीजेंसी के नाम पर मकान के पेशेवर पर अपनी मां के धोखे से हस्ताक्षर करा लिए थे। उन्होंने जो घर खरीदा वो गुंडे टाइप के लोग थे। उन लोगों ने अनुभा को घर खाली करने का आदेश दे दिया। अनुभा सख्ते में रह गई। उसने बहुत कहा, आपको धोखा हुआ, मेरे बेटे ने आपको ये घर किराए पर दिया है, आप चाहे तो हमारे पड़ोसियों से पूछ ले। रुकिए, मैं विराट को फोन लगाती हूँ। आंटी जी, धोखा हम सब नहीं दे रहे आपको, अपने बेटे ने आपको धोखा दिया है। हमारे पास आपके घर के पेपर हैं जिनके आपने साइन किया है। अब ये घर हमारे नाम है, ये देखिए। उनसे पेशवर लेकर अपने सामने रख लिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेहनता जी देखिए, ये लोग क्या बोल रहे हैं। कुछ अकेली औरत को देखकर मेरा घर हड़पना चाहते हैं। ये घर तो आनंद जी के मेरे नाम किया था, मैं कैसे किसी को दे सकती हूँ। मेहनता जी ने मकान के पेपर देखे, पेपर सही थे, उस पर अनुभा के हस्ताक्षर थे। उन्होंने विराट को फोन लगाया मगर विराट का फोन लगातार बंद जा रहा था। आनंद ने जब ये घर छुटवाया था तब इन्होंने ये घर नाम पकड़ दिया था। आपको याद नहीं है भाभी जी? ओह हाँ, मैं भूल गई थी। क्या करूं, इनके जाने के बाद मैं दिमाग में काम करना बंद कर दिया। काश इनकी जगह मुझे मौत आ जाती। अनुभा विलाम करने लगी। अनुभा का करुण क्रंदन देख महमता दमयंती की आंखें भर आई। उन्होंने नए मकान मालिक से कुछ दिन को रहने की मोहलत मांगी। आंटी जी, हमें बहुत अफसोस है कि आपने बेटे अपने बिना बताए मकान बेच दिया, पर हम कभी मजबूर हैं। घर तो आपको खाली करना ही होगा। ठीक है, आप कुछ दिन यहाँ रह सकती हैं जब तक किसी और घर का इंतजाम कर ले। ये सब सुनकर अनुभा कटे पड़े पेट बांधती धम की तरह नीचे गिर गई। फिर मेहनता अपने पति और नए मकान मालिक की सहायता से उनको अपने घर ले गई। वो दोस्तों उनका अपना की तरह ध्यान रखते थे। विराट से संपर्क करने से सारे प्रयास विफल हो गए थे। उसे न आना था न वह आया। अगर आना ही होता तो माँ को यूं अकेले बेसहारा छोड़कर नहीं जाता। तबीयत में सुधार आते ही अनुभा अपने घर आ गई। अब उसे अपनी अलमारी देखने का ख्याल आया। अलमारी के लॉकर में रोजाना के पहनने के हल्के फुल्के जेवर रखे थे जो आनंद ने बेचने नहीं दिए थे। चैन, अंगूठी, कान के कुंडल और 2 सोने की चूड़ियाँ और कुछ चांदी के जेवर, यही जमा पूंजी बची थी। 20-25 हजार की रकम भी होगी। करीब 15 दिन पहले आनंद बैंक से 50,000 रुपये निकाल के लाए थे। जैसे उन्होंने जाने का उपरंत हो गया हो। उसने कहा भी था, इतनी बड़ी रकम घर में रखने की क्या जरूरत है, हमारे खर्चे ही इतने नहीं हैं। तब ये कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुरा कर रख दिए। अनुभा ठंडी वैत भरते हुए और मन में हिस्सा लगाते हुए अलमारी की तरफ जाने लगी। करीबन आधे पैसे तेल है और अन्य कार्य खर्च हो गए थे। तब भी आधे पैसे तो होने ही चाहिए, कुछ दिन इससे काम चल जाएगा। बाकी इतनी परेशानी तो है, एटीएम कार्ड कहाँ होगा, यही तो सब सोचते हुए अलमारी खोला। क्या देखती है कि सारी चीजें गायब है। वह घबराकर पूरी अलमारी छानने लगी। आखिर साड़ियों की बीच में रखे 10,000 रुपये उसे मिल गए। कभी रख दिए होंगे, वैसे अभी याद नहीं आ रहा। वैसे भी स्त्रियों की आदत होती है कई जगह पैसे छुपा कर रखने की। ऐसे ही वो बचत करती थी ताकि आड़े वक्त में पैसे काम आ जाए। वो तो अच्छा होगा कि विराट और बहू की नज़र उन पैसों पर नहीं पड़ी। बैंक की पासबुक और एक दियाल्दी पेपर अनुभा के पास में थे जिस पर भी लालची बेटे बहू की नज़र पड़ी थी। अनुभा के मुंह एक जगह आई निकली। उसे अपनी परवरिश पर बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी। देखा तुमने इस कलयुग औलाद का आनंद, ये क्या किया तुमने। मैं तुम्हें इतना समझती थी कि बेटे की हर नाजायज बात पूरी मानूं, पर तुमने मेरी एक न सुनी। तुम न कमाने के लिए दौड़ते रहे और मैं तुम्हारे नाम के लिए दौड़ती रही। तुम बेटे को परदेश भेजने के लिए उत्सुक रहते, कर्ज लेकर उसे बाहर भेजा।
इस भाग दौड़ में हम दोनों के खाली रह गए थे। तुम तो मुक्ति पा गए पर मैं तो बिल्कुल उजड़ गई, खाली हाथ रह गई। वो अपनी खोर में लगातार मुक्के मारने लगी। न जाने कब तक वो जमीन पर यूं ही पड़ी रही। मिसेज मेहता उसे अपने घर ले गई और सामान उन्हें अपने पास रख लिया। पश्चिमी प्लस्तर और बाहरी आकर्षण के उजाले में आज की पीढ़ी को घर की माँ बाप की आवश्यकता का अभाव नहीं हो रहा है। वो बाहर के आकर्षण में उछलकर अपने घर को बर्बाद कर रहे हैं, परिवार की नींद को खोखल कर रहे हैं। क्या किसी ने उन्हें घर की मेहनता का एहसास होगा? शायद नहीं, और यदि हुआ भी तो तब तक पछतावे से सिवा कुछ नहीं हाथ आएगा। शायद पछतावा का अवसर ही न मिले। अपने दर्द को सीने में दबाए अनुभा न जाने किसे देर सन्ने में ताकती रही। दिन महीने साल सरकते गए। कहते हैं समय बड़े बड़े खात भर देता है, पर ये बात पूर्णतः सच नहीं है। हाँ, दुख की तीव्रता समय के साथ कम होने लगती और हम दुखों के साथ जीने अवस्था हो जाते हैं। लगभग 5 साल हो गए थे अनुभा को मेहता निवास में रहते हुए। अब थोड़ा बहुत संभालने लगी। वो तुरंत गुस्सा, गुमसुम, उदास और तटस्थ सो गई थी। दुनिया जहान में बेबस वह हमेशा मन ही मन सोचती रहती थी, पर वक्त नहीं करती थी। ऊपर से शांत चेहरा लिए चंत में न जाने कौन से सुतून दबाए थी। कमरे की छत पर अल्प निहारते हुए वह अतीत के गहरे सागर में गीते गाने लगती थी। अनुभा और आनंद का विजातीत प्रेम विवाह तो घर पर परिवार में इतने वर्षों से पहले ही नाते टूट चुके थे। 22 वर्षीय अनुभा के आनंद ने प्रेम के वशीपुत्र होकर घर वालों की मर्जी के खिलाफ भागकर शादी कर ली थी, जिसका खामियाजा उसे सारी उम्र परिवार होकर भुगतना पड़ा। उन लोगों ने अपनी दुनिया को बसा लिया, पर दोनों परिवार ने उन्हें आनंद की मृत्यु तक अपनाया। आनिकान मृत्यु के समय दूर के रिश्तेदार औपचारिकता निभा कर गए थे। अनुभा की किसी ने किसी फिक्र की न की। वैसे भी उसकी ससुराल की तरफ सगे संबंधियों के नाम पर भी कोई न था। आनंद अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। माता पिता भी आनंद से रहते ही स्वर्ग सिधर गए थे। जमीन बेचने के बाद तो वह गान से रह सहा नाता भी टूट गया था। इधर अनुभा के 2 बहनें और थी, मगर उन्हें ससुराली और विजातीय विवाह का बहाना लेकर उससे सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे। पिता अनुभा के गम में विवाह के कुछ वर्षों बाद ही चले गए थे। उन्होंने जीते जी उससे कोई संबंध नहीं रखा। माँ चुपके से कभी कभार फोन कर लिया करती। आनंद की मृत्यु 1 वर्ष पश्चात भी बस चल बसी। उनके घर में संपत्ति का दोनों बहनों को बंटवारा कर लिया। अनुभा के कानों कान भड़क न होने दी। अनुभा की बचपन की सखी आभा ने उसे जब माँ के निधन की सूचना दी तो उसका दिल डूब गया। ये हृदयविद खबर सुनकर उस दिल को पूर्णतः अनाथ हो गई। उसे संपत्ति छीन जाने का दुख नहीं हुआ, दुख तो इस बात का था कि किसी ने उसकी माँ के निधन की खबर न दी। वो माँ के अंतिम दर्शन भी न कर पाई। पिता की मृत्यु पर आभा ने इस समय सूचना दी थी तो वो 1 दिन के लिए पहुंच गई थी। तब आनंद जी ने पिता के गम को भुलाने की कितनी मदद की थी। तब भी बहनों ने सीधे मुंह बात नहीं की थी। अतीत के कांटों भरी गालियों में हाफती दौड़ती अनुभा न जाने कितनी देर कुर्सी पर यूं ही निढालत पड़ी और अपने भाग्य को कोसती रही। उसकी जीने की इच्छाएं खत्म होती जा रही थी। कब तक, आखिर कब तक दूसरों के सहारे जिएगी वो? क्यों वर्षों जब तक अपनी सगी औलाद अपनी न हो सकी तो ये गैर, लेकिन मेरी गैरत कहाँ चली गई? मुझे जीने का कोई हक नहीं है। न जाने किसी कोई वजह दर्शित भाव के लिए विशुद्ध पथ पर अमरूह पर चली अनुभा की जिंदगी एक ही झटके में सड़क पर आ गई थी। फिर भी इस ढीठ जिंदगी ने अकेले 5 साल गुजर लिए। मन ही घुसटती विचार श्रृंखला के घबरा कर शायद वह कोई गलत कदम उठा ही लेती। यदि डूबते तो तिनके का सहारा न मिलता। एक फोन कॉल के द्वारा एक दिन अचानक बाबा का फोन आया। अनुभा ने के पास बुझती शाम को हवा ने मानो फिर से रोशनी दे दी हो। अनुभा ने ताकत एक निर्णय ले लिया था।
उनसे मेहनता दंपति का बहुत आभार व्यक्त किया और अपने पैरों पर उन्हें अवगत कर दिया। साथ ही उन्हें एक वादा लिया कि भविष्य में कभी विराट उसके बारे में पूछताछ करे तो उसे बिल्कुल भी न बताए। भारी मन लिए उन परिवर्तित उदास हृदय वाले पति के प्रतिकर्ष का भाव लिए अनुभा चल पड़ी एक नई अनजानी राह पर। मिसेज मेहता अनुभा के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी, मगर आज अनुभा के आंसू न जाने किस गुफा में जा छुपे थे, उसे सुबह बाहर आने नहीं दिया। आज एक नई अनुभा ने जन्म लिया था। निश्चित के लिए ठोस कदम उठाती हुई वह चल पड़ी एक अनजानी राह, अज्ञात मंजिल की ओर। तो दोस्तों आगे क्या हुआ, अभा ने फ़ोन कर ऐसा क्या बताया कि अनुभा के अंदर फिर से जीने की इच्छा जाग उठी और अनुभा ट्रेन में सफ़र करने जा रही थी। क्या उसके नायकिंत बेटे बहू अपनी गलती का एहसास होगा और क्या अनुभा अपनी बेटे बहू को माफ़ कर पाएगी? यह उन्हें माँ को धोखा देने की बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। यह जानने के लिए पार्ट 2 का इंतज़ार करें। धन्यवाद दोस्तों।